This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः श्रावणकृष्ण त्रयोदशी दिनांक 12 सितंबर 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 संधिपात चिकित्सा शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोद्दितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। वर्धनेन एकदोषस्य क्षपणेनोच्छ्रितस्य वा कफस्थानानुपूर्व्या वा संधिपातज्वरं चेत् तो संधिपात चिकित्सा संधिपात की चिकित्सा में एक अहम सूत्र इस प्रकार का है और वैसे काफी संधिपात हम ट्रीट करते रहते हैं, ऐसा है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में ज्यादा बहस होना जरूरी इस प्रकार की होगी। तो वर्धनेन एक दोषस्य, एक दोष को बढ़ाकर इस प्रकार से मैंने जो कल शुद्ध चिकित्सा अशुद्ध चिकित्सा के बारे में बातचीत शुरू की थी, उसका यही मकसद था कि आयुर्वेद में भी बहुत कम क्षेत्र में, बहुत कम जगह पर अशुद्ध चिकित्सा की जाती है। और ये वर्धनेन एक दोष से उसका उदाहरण है। वाग्भट ने इसके बारे में तुल्य कक्षान जयन मलान ये बात कही गई है, यहाँ चरक में नहीं है। तो दोषों की समकक्षता होना ये संधिपात ज्वर में ट्रीट करने के लिए अच्छा माहौल इस प्रकार का होता है। अगर दो दोष ज्यादा बढ़े हैं और एक दोष कम बढ़ा है लेकिन बढ़ा है, तो इसको ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि तीनों दोष एक समान बढ़े इस प्रकार के अगर हो। स्क्रीन दिसत नहीं। बाकी सभी लोगों को दिख रहा है। यस, तो रिजॉइन। यस, तो फिर से ज्वाइन करो। ये टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम्स
क्यों आते रहते हैं मुझे भी पता नहीं है। विदेशों में ये बात कभी नहीं होती। शायद लोक संख्या कम है, ये एक अच्छी स्थिति है, और फिर टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है, ये भी एक बात हो सकती है। तो भारत में अभी मैंने ये जियो का ट्राई किया था, कनेक्शन हो गया लेकिन नो इंटरनेट। इस बाद में पता चला वो भी उसके बारे में। तो फिर से मैं ब्यूटीनी पर शिफ्ट हुआ और फिर मीटिंग शुरू हुई। तो ये भी अजीब बात है कि किसका नेटवर्क कब चला जाए, कितनी देर तक चला जाए, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो हमें काफी तरक्की टेक्नोलॉजी में करनी है, ऐसा ही थोड़ा सा रहेगा। हाँ, यहाँ एयरटेल अवेलेबल नहीं है एक्चुअली। तो दो दोष ज्यादा बढ़े हैं और एक दोष कम बढ़ा है। ऐसी स्थिति में दोष को बढ़ावा देना यह अशुद्ध चिकित्सा है। फिर भी वो करने के लिए कहते हैं क्योंकि तीनों समकक्ष हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट आसान होती है। ये बात क्यों है, इसके बारे में पता लगाना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और ये तरतम भाव कैसे देखेंगे, ये भी एक अजीब स्थिति है कि दो दोष ज्यादा बढ़े और एक दोष कम बढ़ा है, इसका डायग्नोसिस कैसे करें। और फिर उस दोष को बढ़ा देने की चिकित्सा कह रहे हैं कि उसको दूसरे दोषों के लेवल पर लाना है। और फिर तुल्य कक्षप जब हो जाते हैं तो तीनों की ट्रीटमेंट हो सकती है एक साथ में। शायद त्रिदोष शामक द्रव्यों का प्रयोग हो सकता है, जैसे कि आमलकी, हरितकी, गुड़ुची वगैरह इस प्रकार के द्रव्य है। या शालीपर्णी वगैरह इस प्रकार के है। या फिर कॉम्बिनेशन से त्रिदोष शामक एक्शन पानी है इस प्रकार से। लेकिन ये बात की स्थिति है, शुरू में दोष बढ़ाने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है। तो ऐसे दोष बढ़ाने वाले द्रव्य भी दिए गए हैं, चाहे कफ को बढ़ाना देना है, बढ़ावा देना है, पित्त को बढ़ावा देना है, वात को बढ़ावा देना है। तो तिक्तोषण कषाय अल्प वृक्ष प्रमित भोजन ही वगैरह जो वात के हेतु है, पित्त के हेतु है, कफ के हेतु है, उनका सेवन करवाइए ताकि वो दोष और थोड़ा बढ़ जाए और तीनों दोष एक समान इस प्रकार के हो जाएंगे। तो फिर त्रिदोष शामक औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन से त्रिदोष शामक एक्शन पाते हैं। तो ये यहाँ पे वर्धनेन एक दोषस्य, ये इसमें बात बताई गई है। तो ये थोड़ा सा अजीब इस प्रकार का है। जैसे कि व्रणशोथ में पक्वावस्था की तरफ जा रहा है तो उसमें विदाही आहार देना ये चिकित्सा के रूप में बताई गई है। और ऐसा करने से रक्त का विदाह अच्छी तरीके से हो जाता है, पक्वावस्था आ जाती है, फिर अपने आप वेदन होता है, नहीं तो हमें वेदन करना है इस प्रकार से। तो एक तरीके से ये रोग को बढ़ावा देना इस प्रकार का ही है। आगे हमें मालूम है कि ये करने से रोग जल्दी कंट्रोल में आएगा। पाचन करते रहेंगे तो समय ज्यादा लगेगा और फिर पाचन हुआ नहीं और फिर से आगे ही बढ़ने वाला है तो इसमें दिन ज्यादा बीत जाएंगे इस प्रकार से। विपरीतार्थकारी इस प्रकार का थोड़ा सा। तो हम दोष साम्य को आरोग्य समझते हैं और दोष वैषम्य की अवस्था में भी साम्य होना ये आवश्यक है, ऐसा इस कहने का मतलब है। तो इस प्रकार से अगर एक दोष कम बढ़ा है, बाकी दो दो दोष ज्यादा बढ़े हैं, तो उस अवस्था में उस दोष को बढ़ा देना ये चिकित्सा बताई गई है। और फिर उसके जरिए तीनों समकक्ष जब हो जाते हैं तब भली भांति तीनों की चिकित्सा हो सकती है। इसलिए ये कुछ देर के लिए, ये अभी समय कितना होता है मालूम नहीं है, हम हेतु सेवन करवाए और शायद कुछ घंटों में, कुछ एक दो दिनों में क्षय स्थान वृद्धि स्थान ये गति है उसमें कोई, लेकिन ये वृद्धि में ही और गति है और बढ़ाना इस प्रकार की।
वैसे गति उसकी वृद्धि की ही है, लेकिन 2 दोषों की अपेक्षा कम बढ़ा है, उसके लिए उसको बढ़ाना है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से करने से तीनों समकक्ष जब हो जाते हैं, तो थोड़ी आसानी होती है ट्रीटमेंट करने में। शायद त्रिदोष शामक जो द्रव्य है वो तीनों समकक्ष होने पर अच्छे तरीके से काम करते हैं, इस प्रकार से। अब ये दोष उस लेवल तक बढ़ गया, ये कैसे समझेंगे, ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। और फिर त्रिदोष शमन चिकित्सा देनी है, वो बंद करनी है। दोष को बढ़ावा देने वाली चिकित्सा है जो बंद करनी है, और फिर त्रिदोष शामक चिकित्सा करनी है। तो ये समझ पाना भी काफी मुश्किल है, और उस प्रकार से चिकित्सा देना भी काफी मुश्किल इस प्रकार का है। लेकिन ग्रंथों में दिया है, और कुछ समय के ही लिए सही, लेकिन अशुद्ध चिकित्सा का दोष स्वीकार किया गया है। बाकी सभी जगह आयुर्वेद में जो है वो शुद्ध चिकित्सा ही है, और हम उसी के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो यह आयुर्वेद की खासियत है कि हमारे साइड इफेक्ट नहीं होते। हम अच्छी तरीके से तीनों दोषों को संभाल के ले सकते हैं, और फिर ये जो दुष्परिणाम उसके होने हैं, ये हमें नहीं देते। ये आयुर्वेद की खासियत है जो एलोपैथी में नहीं है, जो मैंने कल इसके बारे में बताया था कि दवा एक प्रिंसिपल से आती है, और ये दवा इसमें देनी है। इतना ही समझ लेते हैं कि केमोथेरेपी करनी है, इस प्रकार से। अब ऋतु कौन सा है, देह प्रकृति कैसी है, या फिर शारीरिक बल कितना है, ये इन कुछ भी बातों को नहीं देखते हुए वेट कितना है उसके आधार पर केमोथेरेपी का ड्रग का डोज निर्भर हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो जब किसी एक दोष को बढ़ाएंगे तो इसके विपरीत गुण दोष भी कम होगा शायद, हो सकता है। तो वैसे भी हमें तुल्य कक्षता लानी है। दो दोष बढ़े हैं, एक दोष को बढ़ाने की कोशिश में वो दोष दोष भी थोड़े नीचे आ जाएंगे, और ये भी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो भी तुल्य कक्षता निर्माण हो जाएगी। और वैसे देखा जाए तो रस और वीर्य ये दोनों किस एक या दो दोषों को बढ़ाने वाले, एक या दो दोषों को कम करने वाले। वो केवल एक ही दोष बढ़ाने वाले या एक ही दोष को कम करने वाले इस प्रकार के नहीं है, दोनों प्रकार के एक्शन है। मधुर रस लिया जाए तो कफ की वृद्धि होती, लेकिन वात पित्त का प्रशमन होगा। अम्ल रस लिया जाए तो कफ पित्त की वृद्धि होगी, लेकिन वात का प्रशमन हो जाएगा। लवण रस के से वही बात इस प्रकार की रहेगी। इसमें तरतम भाव है। मधुर रस से पृथ्वी और जल दोनों बढ़ेंगे, अम्ल रस से पृथ्वी और लवण रस से जल बढ़ेगा, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इसके साथ में पित्त की भी वृद्धि होगी। वात का शमन तो होता रहेगा, और उष्ण वीर्य के पदार्थों का सेवन करेंगे तो वात कफ का शमन होगा, पित्त बढ़ेगा। और शीत वीर्य का करेंगे तो पित्त कम होगा, लेकिन वात कफ बढ़ेंगे, इस प्रकार से। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो गुण बताए गए हैं, रस हो या गुण वीर्य इस प्रकार के हो, वो केवल एक ही दोष पर काम करते हैं ऐसा नहीं है, अन्य दोषों पर भी काम करते हैं। दोनों तरीके से ही सही, वर्धन करने के तरीके से और दूसरों को क्षपण करने के तरीके से। अगर तुल्य कक्षता आ जाती है तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। यहाँ का मतलब यह है कि तुल्य कक्षता होनी जरूरी है, और फिर त्रिदोष शामक द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। क्षपणेन उच्छ्रितस्य में दो दोष बढ़े हैं, लेकिन एक दोष उनसे भी ज्यादा बढ़ा है, तो ये सबसे उच्छ्रित इस प्रकार का हो गया। तो उसको कम करना है। ये तो हमारा रेगुलर चिकित्सा का प्रयोजन है कि बढ़े हुए दोष को कम करना, इस प्रकार से। तो इसमें अशुद्धता नहीं होती, पहले वाले में अशुद्धता हो सकती है। तो केवल यहीं पे अशुद्ध चिकित्सा हो सकती है, ग्रंथकारों को मालूम है, और फिर भी वो करने के लिए बताया गया है। लेकिन ये माहौल छोड़कर कहीं भी
अशुद्ध चिकित्सा का रोल नहीं है। और सो आयुर्वेद की एक खासियत इस प्रकार की रहेगी कि ये बहुत ही पॉइंट नॉट 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 1% अशुद्ध चिकित्सा करती है। ये भी बहुत संधिपात ट्रीट करने में काफी कम मिलते हैं, और फिर भी उसमें इस प्रकार की स्थितियां और कम मिलती है। In Manasa in depression, the dosha kshaya pathology is seen. Vata kshaya, but kapha may not have been increased in all patients. लिंगम क्षीणे निलिंगस्य सादोल्पम भाषिते हितम संज्ञा मोह तथा श्लेष्म मृत्युक्तामय संभव, ये जो बात बताई गई है। तो साधा अल्प भाषित हित कि अंग साध हो जाना, बोलना या चेष्टा या मंद इस प्रकार के या कम इस प्रकार से हो जाना क्योंकि ये सभी करने का वात का कार्य है। और फिर श्लेष्म वृद्धिक्तामय संभव, ये जो बात बताते हैं, तो इन सभी से कफ की वृद्धि होती है और फिर उसके जरिए विकार होने लगते हैं। ये बात हो सकती है इस प्रकार से। तो हमें हर कंडीशन में केवल एक दोष की वृद्धि है या दो दोषों की वृद्धि है इतना ही नहीं देखना है, किसी दोष का क्षय हो गया है ये भी देखना है। दधि के बारे में अम्लपाक रसंग्राही गुरुष्णन दधिवातजित ये जो बात कही गई है, पित्त श्लेष्म बल वगैरह वगैरह रक्त बढ़ा देने वाले इस प्रकार से बताया गया है। तो कफ पित्त को दही बढ़ाता है, तो हम उसी को आके लेकर चलते हैं कि इसे कफ पित्त बढ़ते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये वातजित है, वात का क्षय करता है, ये बात हम भूल जाते हैं। अब मानो कि हमने अगर मधु का प्रयोग उसमें किया उसको शांत करने के लिए, जो दही से कफ जो बढ़ा है उसको शांत करने के लिए, तो मधु कफपित्त को कम करता है लेकिन वात को भी बढ़ाता है। वातलम मधु ये बात बताई गई है इस प्रकार से। और फिर ये जो कफपित्त वृद्ध वात क्षीण इस प्रकार की अवस्था थी, इसमें मधु बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है और कफ पित्त को कम करता है और वात को बढ़ावा देता है, तो साम्यावस्था प्रस्थापित होती है। लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। इसके बारे में काफी बहस पुराने जमाने में हो चुकी है, खास करके मामा गोखले और उनके खिलाफ बाकी सभी वैद्य वेणुगोपाल शास्त्री जोशी, बागेवड़ीकर वगैरह वगैरह, इन सभी का मामा गोखले का यह कहना था कि क्षीण दोष से कहीं भी संप्राप्ति नहीं बताई गई है। कि जो भी संप्राप्तियां बताई गई है वो वृद्ध दोषण के जरिए बताई गई है। और क्षीणा जहति समलिंगम, कि क्षीण दोष अपने लक्षणों को त्याग देते हैं। तो फिर जो अपने लक्षणों को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो भला व्याधि कैसे निर्माण करेंगे, रोग कैसे निर्माण करेंगे, ऐसा उनका कहना था। तो बाकी सब लोगों का कहना था कि ये ऐसी तो बात नहीं है, ये क्षीण दोष भी होते हैं और उनके जरिए भी व्याधि होते हैं। खास करके अंदनकर इसके बारे में बताते रहे, उनकी किताब भी है। जैसे कि हम क्षीण दोषों को उस प्रकार से समझ में नहीं लेते हैं जैसे संप्राप्ति में इन सभी के बारे में बताया गया है, रोगों के बारे में बताया गया है। लेकिन रस, वीर्य, इन दोनों से किसी दोष की बढ़ोतरी हो रही है तो उसके साथ किसी दोष का क्षय भी होता रहता है। ये कंडीशन कॉम्प्लेक्स होती है, केवल दोष वृद्धि की कंडीशन नहीं होती है, दोष वृद्धि और दोष क्षय दोनों उसमें होते हैं। और ये जो वाग्भट में बात बताई है 12वें अध्याय में अंत में इस प्रकार से कि पंचविंशति मित्येवं वृद्ध ही क्षीणश्च तावतः, कि 25 प्रकार ये जो दोष वृद्धि से बताए गए हैं उतने ही 25 प्रकार दोष क्षय से होते हैं। और 63 जो भेद बताए वाग्भट ने, एक समस्त 63 स्वास्थ्य कारणम,
समदोषावस्था इस प्रकार के बाकी 62 भेद, ये सभी रोग की अवस्था को सूचित करने वाले इस प्रकार के हैं। उसमें क्षीण दोषों के भी कॉम्बिनेशंस है। और यही नहीं, सूत्र संघ के पहले अध्याय में संसर्ग संधिपातश्च तद्वितरिक्त क्षय कोपता, ये 2 या 3 दोषों के क्षय और कोप से संसर्ग और संधिपात होते हैं, केवल संधिपात वृद्धि से होते हैं ऐसा नहीं बताया गया। तो ये तो सीधा रेफरेंस है कि क्षीण दोषों से भी संसर्ग और संधिपात होते रहते हैं इस प्रकार से, और ये काफी अहम इस प्रकार का सूत्र है। और दूसरी बात होती थी कि कुर्वते ही रुचिन दोषा विपरीत समानयो वृद्धा क्षीणाश्च भूयिष्ठम लक्ष्यन्त्यबुधास्तु। तो भाग्यवडेकर इसका उपहास करते थे कि बताया है कि लक्ष्यन्त्य अबुधास्तु न, अबुध जो है, मूर्ख व्यक्ति जो है, उनको ये समझ में नहीं आता कि वृद्ध दोष विपरीत इच्छा और क्षीण दोष सम की इच्छा इस प्रकार से करते हैं। और ये बात हमारे अगर ध्यान में नहीं आई तो हम क्षीण दोषों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कोलटकर सर का और एक कहना था कि समझो हमने अनशन किया, बिल्कुल खाना नहीं खाया, किया हो गया किसी भी तरीके से, तो फिर भी उसमें शुरू में तो वात प्रकोप होगा, वायु धातु क्षयत कोप इस प्रकार से। लेकिन आगे चलकर ये अनशन चलता रहेगा तो वात का भी पोषण अन्न से ही होने वाला है, वो नहीं होगा तो वात का भी क्षय हो जाएगा। और यही बात लिंगं क्षीणे निलिंग से साधोल्पम भाष्यते हितम इसमें बताई गई है कि वायु भी जब कम हो जाता है, शुरू में वायु वृद्धि के जरिए कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंत में वायु भी क्षीण होने लगता है, सभी दोष क्षीण होने लगते हैं, सभी धातु क्षीण होने लगते हैं इस प्रकार से। और फिर जो लक्षणों का माहौल खड़ा होगा वो क्षीण अवस्था से ही निर्माण होने वाला माहौल है। तो खास करके अनशन दीर्घ काल तक चलता है तो एक क्षीण दोषावस्था इस प्रकार की आ जाती है। अंदनकर की इसके बारे में किताब है और उन्होंने काफी मरीजों में इस प्रकार से क्षीण दोष है ऐसा करके ट्रीटमेंट कैसे करनी है इसके बारे में बताया है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर हम रस के आधार पर विचार कर रहे हैं, मधुर रस का सेवन अतिरिक्त इस प्रकार का है, काठिन्यान ऊन भावाद्वा दोषंत पितो महान। तो ऊन भाव ये भी एक अहम चीज यहाँ पे क्षय इस बताने वाली इस प्रकार की है। तो ये कुपित है, क्षीण है फिर भी कुपित है इस प्रकार से, और फिर भी उसके संसर्ग या संधिपात भी बनते हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, जब हम रस के आधार पे, वीर्य पे आधार पे विचार करते हैं तो रस केवल एक दोष को बढ़ावा देने वाला ऐसा नहीं है, अन्य दोषों को कम करने वाला इस प्रकार का भी है। और जो अवस्था निर्माण होती है वो कोई दोष वृद्ध और कोई दोष क्षीण इस प्रकार की अवस्था होती है। विपरीत रस का सेवन करने से जो क्षीण है वो बढ़ जाएगा, जो बढ़ा है वो कम हो जाएगा और सामने अवस्था प्रस्थापित होगी। लेकिन हम करते क्या है, केवल वृद्ध दोषों को ध्यान में लेते हैं, क्षीण दोषों के बारे में सोचते नहीं है इस प्रकार से। मेरी मुलाकात योगो जोशी सर से दिल्ली से वापस आते वक्त हुई थी। तो मैंने एक बात छेड़ी थी उनसे क्योंकि वो मामा गोखले के शिष्य रहे, छात्र रहे। तो उन्होंने उस समय में एडमिट किया कि मामा गोखले का तो ये मत प्रचलन में था इस प्रकार से। जो भी संप्राप्तियां बताई गई है वो उसी प्रकार से बताई गई है, और इसीलिए हम केवल देखने का तरीका दोष वृद्धि के जरिए होता है, लेकिन दोष क्षय से भी रोग होते हैं ये बात वृक्षवद्व वातक्षयाचा आहे ना, ये उस किताब में तो है। पक्षवद इस प्रकार का है, लेकिन मैंने अंदनकर की किताब पढ़ी नहीं है। क्षीण दोषजन्य व्याधि ऐसा ही उसका कुछ नाम है, वैद्य अंदनकर इस प्रकार का व्यक्ति का नाम है।
मराठी में किताब है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम केवल वृद्ध दोषों को लेकर आगे चलते रहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। केवल वृद्ध दोषों से व्याधि निर्माण होते हैं ऐसा नहीं है। क्षीण दोषों से भी व्याधि निर्माण होते हैं, क्षीण दोषों की भी अवस्था इस प्रकार की होती है, और उनको बढ़ाना ये भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तदैव तस्मात् भैषज्यं सम्यक् अवचार्यमाणं युगपत् न्यूनातिरिक्तानां धातूनां साम्यकरं संपद्यते अधिकम् अपकर्षति न्यूनम आप्यायेत। ये चरक का वाक्य है। माधवनंदन मधुकोश टीका में उसको उद्धृत किया गया है इस प्रकार से। तो वही युक्त भेषज है जो दोषों की साम्यावस्था निर्माण करता है, अधिक जो है उनको कम करता है, जो कम है उनको बढ़ा देता है। तो ये सोच समझकर अगर हम कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम सोच समझकर नहीं करते, फिर भी धातु साम्यावस्था प्रस्थापित हो जाती है और रिजल्ट्स मिलते हैं। वो एक अलग बात इस प्रकार की है। ज्ञानपूर्वकम ही कर्मणाम सिद्धिम प्रशंसन्ति कुशलाः। कर्म की सिद्धि जो है वो ज्ञान पूर्वक ही होनी चाहिए ऐसा कुशल लोग बोलते हैं। तो समझकर हमें ये करना है, ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो जो ज्यादा बढ़ा है उसको कम करना, ये तो हमारे सिद्धांत के अनुसार है कि दोषी साम्यावस्था इसमें प्रस्थापित हो जाए तो अशुद्ध चिकित्सा नहीं है। वर्धने एक दोषस्य, ये कुछ हद तक अशुद्ध चिकित्सा इस प्रकार की है, कुछ काल के लिए इस प्रकार की है, और बाद में ये कंडीशन जब तुल्य कक्षता हो जाती है तो नहीं रहती, तो फिर रेगुलर चिकित्सा जो है वो शमन करने वाली इस प्रकार की चिकित्सा है, ये आवश्यक होगा। कफस्थानानुपूर्व्यावा, कफस्थान के अनुपूर्वी से संधिपात ज्वर को जीतना है। अब इसमें इसके बारे में अष्टांग संग्रह में काफी सूत्र आए हैं कि ज्वर में कफस्थानानुपूर्वी रखनी है। इस प्रकार से वैसे अतिसार में भी कफस्थानानुपूर्वी रखनी है, इस प्रकार से बताते हैं कि वातजो तस्मात् प्राक् तस्मिन् लंघनमिदम् अतिसारो ही भूयिष्ठम भवति आमाशयान्वयः। ये आमाशयान्वय होता है अतिसार में, और इसलिए उसकी पहली चिकित्सा करनी है। ये दूसरा एक सूत्र आया है कि वो अर्गल जैसा है, ये जो अड़सर कहते हैं कि दार को बंद रखने के लिए, इस प्रकार से वो कफ दोष इस प्रकार का काम करना है, इसलिए पहले कफ को जीतना है। अन्य रोगों में भी, खास करके जहां पे अग्निमांद्य है। एक्चुअली कैन इट बी यूनिवर्सल प्रिंसिपल? ये तो यूनिवर्सल ही है। इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऐसा ही है, और इसीलिए आयुर्वेद शाश्वत है। स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्व, अनादित्व और भाव स्वभाव नित्यत्व, ये जो तीन बातें बताई शाश्वतत्व के लिए, ये आयुर्वेद में निश्चित रूप से है, इसीलिए ये यूनिवर्सल त्रिकाला बाधित इस प्रकार के सभी सिद्धांत है इन ऑल व्याधि। कफस्थानानुपूर्वी ही सभी व्याधियों में होनी है ऐसा नहीं है। अब वात के बारे में सोचेंगे। वायुर धातुक्षयात कोप मार्गस्यावरणेन वा, धातुक्षय से अगर प्रकोप है तो वात की ही चिकित्सा करनी है, धातुओं को बढ़ाना है इस प्रकार से। लेकिन मार्गावरोध अगर है वो कफ के जरिए है तो कफ स्थानानुपूर्वी चाहिए, पित्त के जरिए है तो पित्त स्थानानुपूर्वी चाहिए, इस प्रकार से। तो सभी जगह एक समान इस प्रकार का नहीं है। ब्रूह्यांस्तु मृदुलंघयेत, ये तो बात बताई गई है, लेकिन अग्नि का इसका एक अहम रोल है। अग्नि अच्छा नहीं है तो मृदुलंघन देना है, और जब अग्नि सुधर जाएगा तो ब्रूहण देना है, इस प्रकार से। आशयापकर्ष गति एक और अलग है। वो
एक वृद्ध, एक सम, एक क्षीण, इस प्रकार की स्थिति को आशयपकर्षयति, इस प्रकार से कहेंगे। मारुतः श्लेष्मण क्षय स्थानादादाय गात्र यत्र यत्र प्रसरपति, ये जो बात आशयपकर्षयति के बारे में बताई गई है, वहाँ कफ का क्षय है और वायु पित्त को लेकर अन्य स्थानों में जाता है, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दोषों की अनुपूर्वी क्या है, ये तस्मादादौ कफो घात्या अर्गलेव सहा, इस प्रकार का संग्रह में ये कहाँ पे आया है मुझे तो याद नहीं है, लेकिन संग्रह में सूत्र आए हैं इस प्रकार से। तो इसमें विकल्प की बात की गई है। अब ये विकल्प जो है वो कहाँ, कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना है और अन्वय कैसे करना है, ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो वर्धनेन एक दोषस्य क्षपणेन उच्छ्रितस्य वा, इनमें विकल्प अगर लेते हैं तो एक दोष को बढ़ा देने से और जो उच्छ्रित है उसको कम करने से, इस प्रकार से ये एक वचन है, क्षपणेन उच्छ्रितस्य, इस प्रकार से। और एक दोष से ये भी एक वचन है। तो दो दोष बढ़े हैं और एक दोष ज्यादा बढ़ा है, ये जो कंडीशन है उसमें वर्धनेन एक दोषस्य, यही बात करनी है। लेकिन दो दोष ज्यादा बढ़े, एक दोष कम बढ़ा है, तो वहां भी विकल्प कार्यरत होता है कि उसका उच्छ्रित जो है उसका क्षपण करना है, इस प्रकार से। तो इस वा का मतलब कंडीशन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इसके लिए है। पाणिनीय व्याकरण में इसके बारे में काफी बहस की गई है, इस प्रकार से। नवेति विभाषा, विभाषा ये शब्द का प्रयोग आता है, तो नवा, बेटर नॉट टू डू, इति विभाषा, इस प्रकार से कहते हैं। वा शब्द का प्रयोग जब होता है तो दोनों इक्वल होते हैं, कुछ भी करो, इस प्रकार से। मुझे अभी सूत्र याद आना, लेकिन सूत्र है, वा वाले भी सूत्र है। और अन्य तरस्याम, ये एक बात बताते रहते, क्या लोप शाकल्य से, इस प्रकार से बात बताते कि शाकल्य के मत के अनुसार लोप करना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि पाणिनि ने उसका मत उद्धृत किया है और अप्रतिषिद्ध है, उसका निषेध नहीं किया है। तो परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम एवं, परमत अगर अप्रतिषिद्ध है तो वो अनुमत, इस प्रकार का है, पाणिनि को सम्मत है। एक उसको सम्मान देने के लिए कि शाकल्य ने ऐसा बताया गया है, इसलिए शाकल्य का नाम नाम लिखा गया है वहां पे। लेकिन ये शाकल्य के मत के अनुसार है, मेरे मत से नहीं है, ये भी बात उसमें होती है। लेकिन फिर भी शाकल्य का प्रामाण्य मुझे है, और इसलिए दो दोष वृद्धि में पहली चिकित्सा किसकी करें? दोनों की करनी है। किसी एक की करनी है, जो दोनों दोषों को बढ़ा देने वाले हैं उनका वहां पे प्रयोग हो सकता है। योगो जोशी सर के एक बार नागपुर सेमिनार में भेंट हुई थी, उनके कुछ सिद्धांत तो मुझे सही नहीं लगे। उदाहरणार्थ उनका कहना था कि क्वाद बनाने में समय बर्बाद होता है तो उन्हें कुकर में बनाना सही है। उनके कुछ किताब मेरे पास है, काढ़े रस भस्मा असवारिष्ट, इन किताबों में उनके कुछ प्रयोग बिल्कुल अलग है, जो कि गुने की पुस्तक में भी उपलब्ध नहीं, या एक तरह से उनके विरुद्ध गुण के हैं। ऐसे में इनको पढ़ने में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती और दुविधा उत्पन्न होती है। ऐसे में किन आयुर्वेद ग्रंथों को वाचन के लिए चयन करें, यह कैसे पता कर सकते हैं? बेस्ट ऑप्शन इज मूल ग्रंथों का ही अध्ययन करें। जो बातें विवरणात्मक किसी व्यक्ति ने लिखी है
वो उनके अपने-अपने मत हो सकते हैं और ये दिशा भूल करने वाले भी हो सकते हैं, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। हमारा जो अध्ययन है, हमारा जो ज्ञान है, अनुभव है, उसके आधार पर किसको स्वीकारना है, किसको स्वीकारना नहीं है, ये हमें निश्चित करना पड़ेगा। और फिर किसको छोड़ना है, किसको पकड़ के रखना है, ये थोड़ा-सा देखना रहेगा। मेरा ये सौभाग्य या दुर्भाग्य इस प्रकार का रहा है कि मैंने ऐसी किताबें पढ़ी ही नहीं है। मैं केवल मूल ग्रंथों को ही पढ़ता आ रहा हूँ। क्वचित एक गणेश शास्त्री की किताब पढ़ी है, शुरू में पढ़ी है इस प्रकार से, भाग्यवाड़ी की किताब पढ़ी है। लेकिन फिर भी बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी है। मूल ग्रंथों को पढ़ने भी अवसर नहीं मिलता तो इन लोगों को कहाँ पढ़ेंगे इस प्रकार से। लेकिन उसका एक नुकसान ऐसा होता है कि प्रचलन में क्या है, लोग क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में पता नहीं चलता। और फिर हमें कुछ बातें अगर गलत लगती है, तो इसका मूल स्रोत क्या है, ये ढूँढना ज़रूरी इस प्रकार का होगा। योगो जोशी इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर थे। और दोनों औषधियाँ साथ में देते थे। इंटीग्रेशन की उनकी जो कल्पना है, वो अलग इस प्रकार की थी। और ज्वरघ ना उनकी पूड़ी रहती थी, उससे फ़ायदा नहीं होता था, उसमें सीधा पैरासिटामोल डाल देते थे। और बताते थे कि मैं इसमें पैरासिटामोल डालता हूँ, रोगियों को नहीं बताते थे, छात्रों को बताते थे इस प्रकार से। और उसका समर्थन करते थे कि तिक्तरस ज्वर में बताया गया है। चिकित्सा और पैरासिटामोल तिक्तरसात्मक है इस प्रकार। इसलिए मैं पैरासिटामोल का प्रयोग करता हूँ। अब बात ये है कि पैरासिटामोल तिक्तरसात्मक है, लेकिन वो तिक्तरस से काम कर रहा है या किसी दूसरे तरीके से काम कर रहा है, ये तो पता नहीं है। और फिर पैरासिटामोल ही क्यों? बहुत सारे तिक्तरसात्मक द्रव्य हमारे यहाँ भी है। कुटकी है, काढ़ी रहित है वगैरह-वगैरह इस प्रकार से। उनका प्रयोग क्यों नहीं करते पुड़ी में डालने के लिए इस प्रकार से? तो एक बात स्पष्ट है कि पेशेंट्स को रिजल्ट दिलाने हैं। और पैरासिटामोल से बुखार उतरता है मालूम है, तो पैरासिटामोल मिक्स करके देते थे इस प्रकार से और उसका समर्थन करते थे। ये बहुत बुरी बात है। वैसे केवल एलोपैथी करने वाले बहुत बीएमएस लोग हैं। उनको हम कहाँ कोसते हैं। तो अपने-अपने तरीके से हर एक व्यक्ति मार्ग निकालता होगा इस प्रकार से। तो इसके ज़रिए मैंने उनसे काफ़ी बार झगड़ा किया है, योगो जोशी सर से। ये मैं 3rd ईयर में था तो हमारे वो अध्यापक थे। और बेड साइड क्लिनिक में एक बार उन्होंने कुछ पूछा, मैंने जवाब दिया कि अतिप्रवृत्ति संगो वा, पुराणां ग्रंथयो वा, विमार्गगमनं वापि, ऐसा मैंने कहा। तो गुस्सा हो गए। कि विमार्गगमनं चापी होना चाहिए वहाँ पे। मैंने कहा सर दोनों पाठ है। मेरे पट कंठस्थीकरण में वापी है इस प्रकार से। तो बोले गलत है। क्योंकि मामा गोखले का ये मत था कि अभी सभी में विमार्गगमन होता ही है। अब ये वा और च, ये बड़ा झमेला है व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए। और ये शायद संहिता डिपार्टमेंट में बहुत सारे छात्रों के लिए एक अच्छा खाद्य मिलेगा विचार करने के लिए इस प्रकार से। तो ये 2 कंडीशंस है। एक दोष कम बढ़ा है, बाकी 2 दोष ज़्यादा बढ़े हैं और एक दोष उस 2 दोषों से ज़्यादा बढ़ा है। तो इसमें ये वा जब आता है, तो इस कंडीशन में पहला सूत्र, उस कंडीशन में दूसरा सूत्र, ऐसा प्रयोग करना। जो आगंत और स्थानिक दोष के बारे में बात करते हैं, आगंतुक समय दोषम स्थानिनम प्रतिकृत्य वा, उसमें भी अंत में वा आया है। इस प्रकार से। तो मूल सूत्र का अर्थ क्या है? स्थानिनम प्रतिकृत्य आगंतुक समय दोष। स्थानिक जो है उसका प्रतिकार करके आगंतुक दोष की चिकित्सा करनी है, खास करके प्रवाहिका में। वायु प्रवृद्धो निश्चितम बलात्म दुदत्तदस्तात् हिताशनस्य, इस प्रकार की जो बात कही गई है, प्रवृद्ध वायु संचित कफ को नीचे लेके आता है पक्वाशय में।
और ये स्निग्ध रूक्ष गुणों के जरिए वहां स्थानत्व निर्माण होता है इस प्रकार से। बहुशः प्रवाहतः अल्पम मलाक्तम, बार बार जोर करने से थोड़ा मल निकलता है और ये चिकना इस प्रकार का होता है, उसमें आम होता है इस प्रकार से। अब बात यह है, यहाँ स्थानिक दोष वात है और आगंतु दोष कफ है, उस पक्वाश में आने वाला। अब स्थानीय प्रतिकृत्य आगंतुम दोषों शमयेत, इस सूत्र को लिया जाए तो पहले वात की चिकित्सा करनी है और फिर बाद में कफ की चिकित्सा करनी है, लेकिन अंत में वहां लिखा है। तो उल्टा भी हो सकता है, आगंतुम शमयेत ततोनंतरम स्थानिनम शमयेत, इस प्रकार से आगंत प्रतिकृत्य स्थानिकम शमयेत, इस प्रकार से। तो पहले कफ की चिकित्सा करनी है फिर वात की चिकित्सा करनी है। अब डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा सूत्र कब प्रयोग में लाना है? तो मैं जब सेकंड ईयर में था तो पूरा प्रवाहिका व्याधि हमें 20 मार्क के लिए आया था। वैसे प्रवाहिका के बारे में एक दो तीन ही सूत्र है। बाकी कुछ उसमें विस्तार करने के लिए है ही नहीं बात इस प्रकार। तो मैं उलझन में पड़ गया कि क्या लिखे, विवरण कैसा करे इसके बारे में। तो मैंने शुरुआत जो की कि ये अतिसार निदान में आया है। तो अध्यायाधिकरण अतिसार इस प्रकार का है, अंत में प्रवाहिका ये है। तो अध्यायाधिकरण तंत्र युक्ति से अतिसार के जो कारण है, ये इसके कारण इस प्रकार करेंगे क्योंकि इसके कारणों के बारे में बहस नहीं की गई है इस प्रकार। फिर जो अतिसार के निदान है वो सभी लिख लिए। अब इसमें संप्राप्ति में वायु प्रदूषितम बलासम ये कहा गया है, तो कफ का संचय पहले होता है फिर कफ को लेके नीचे आता है। तो कफ बढ़ाने वाले इनमें से कौन से कारण है? अति जलपान, जलाभिरमण वगैरह वगैरह ऐसे भी जो बातें बताई गई है वहां पे, या गुरु स्निग्ध, शीत इस प्रकार का अन्न सेवन, ये सब कफ को बढ़ावा देने वाला है। तो इन कारणों को ध्यान में रखते हुए हम अगर देखेंगे तो ये पहले होता है और फिर ये कफ नीचे आ जाता है पक्वाशय में इस प्रकार से। अब फिर भी कफ प्राधान्य है या वात का प्राधान्य है, ये देखना चाहिए। कफ ज्यादा प्रमाण में है, वात उतना नहीं है, तो कफ की चिकित्सा करनी है। वात प्राधान्य है, कफ कम है, तो शूल ज्यादा है, बहुत कम आम इस प्रकार का निकलता है और बार बार जाना पड़ता है, तो ये वात प्राधान्य है इस प्रकार से। तो उसमें एरंडी का तेल देते हैं वात के शमन के लिए, वो भी शुंठी के काढ़े के साथ इस प्रकार से। शुंठी एक अच्छे लिए बहुत अच्छी दवा है क्योंकि वो आमाशय में कफ का नाश करती है, पक्वाश में वात का भी शमन करती है, कफ का भी शमन करती है। उष्णवीर्य है, ग्राही है, तो पेन को भी कम कर देती है। तो शुंठी इसमें एक अच्छी दवा इस प्रकार की है। अगर कफ का प्राधान्य है तो शायद शुंठी ही या मरीच इस प्रकार का दे सकते हैं। मरीच दही के साथ देते हैं, ये शायद वात कफ दोनों के लिए भी फायदेमंद इस प्रकार का होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जहां वहां ये विकल्प आता है वहां दोनों तुल्य बल इस प्रकार के होते रहते हैं। और वही बात पाणिनीय व्याकरण में होती है। अन्य तरह से हम कहेंगे तो दूसरों के हिसाब से ये करना है, मेरे हिसाब से नहीं करना है। इस प्रकार से, लेकिन उनका मत भी उद्धृत किया है, लेकिन वो वहां आप कहते हैं कि ये दूसरों का मत है, मेरे मत से नहीं करना है। वहां विकल्प है तो दोनों कर सकते हैं,
और किसी के नाम से बताते हैं शाकल्य वगैरह इस प्रकार से तो फिर कहने का मतलब है अनुभूत तंत्र युक्ति के अनुसार करना है कि मालूम है शाकल्य को महत्व देना है और विभाषा एक अलग सूत्र आता है नवेति विभाषा इस प्रकार का नवाइति विभाषा ये विभाषा का लक्षण बताया गया है बेटर नॉट टू डू ये विभाषा में आता है तो क्या करना है इसके बारे में पाणिनीय व्याकरण में ये चार विकल्प सामने आते हैं उन्हीं के आधार पर थोड़ा सा इसके बारे में भी बात हो सकती है और ये वा और च ये जो दो अव्यय है उनका सही तरीके से अन्वय लगाना ये काफी मुश्किल काम इस प्रकार का है कहीं जगह ये वाव ऊपर से जोड़ लेना है नीचे से जोड़ लेना है दोनों से जोड़ लेना है वगैरह वगैरह ये काफी बातें मुश्किल इस प्रकार की हो जाती है और किसका विकल्प क्या है ये समझना भी मुश्किल होता है तो संस्कृत के आधार पर इसके बारे में बहस होनी जरूरी इस प्रकार की होगी अब इन दोनों के लिए कफस्थानानुपूर्व्या ये वा विकल्प है क्या ये और अलग बात हो जाती है कि वर्णन एक दोषस्य एक दोष ज्यादा बड़ा है एक दोष कम बड़ा है बाकी दो दोष ज्यादा बड़े हैं एक दोष दूसरे दो दोषों की अपेक्षा ज्यादा बढ़ गया है तो इसमें वर्णन एक दोषस्य क्षेपणेन उच्छ्रितस्य इस प्रकार से वास का विकल्प ले सकते हैं इन दोनों के लिए कफस्थानानुपूर्व्या वा फिर से वा आ गए कि कफ स्थान के अनुपूर्वी से इसकी चिकित्सा करनी है अब ये अनुपूर्वी कैसे समझेंगे वायु पित्तन कफश्चेति त्रयोदोषा समासतः ये बात बताते हैं इसको अगर हम साइक्लिक मानते हैं अगर वात स्थानानुपूर्व्या इस प्रकार का बताया देते या फिर वात दोष के अनुपूर्वी से इस प्रकार से बताते थे तो वात के बाद वात पित्त है उसके बाद कफ है जब कफ स्थानानुपूर्वी कहते हैं तो कफ के बाद वात आएगा या पित्त आएगा अगर साइक्लिक कल्पना करते हैं तो वात आएगा उल्टा साइकिल घुमाएंगे तो पित्त आएगा ये भी काफी अजीब मामला है तो फिर लक्षणों को देखकर उसके बारे में सोचना है और इसमें बहुत ज्यादा तार्किकता हो जाती है वास्तव में क्या करना है समझ में आना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है इसी तरह बृहत्त्रयी में भी तरतम भाव से आप्त की परिभाषा बदल सकती है क्या अगर चरक और वाग्भट में कुछ सिद्धांत एक दूसरे से उलट हो यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम ये बात व्याकरण में कही गई है कि पतंजलि ने सॉरी पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी बाद में कात्यायन हुए जिन्होंने वार्तिक लिखे उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तमाहुर वार्तिकम इस प्रकार की वार्तिक की व्याख्या की जाती है उक्त अनुक्त दुरुक्त इस प्रकार का जो है उस जिसकी चिंता जहां पे होती है इसका महत्वपूर्ण कारण है कि भाषा बदलती रहती है ज्ञानेश्वर के समय में जो मराठी थी वो आज नहीं है वो तो काफी अंतर है 700 वर्ष से ज्यादा हो गए इस प्रकार से लेकिन भाषा बदलती रहती है तो वही बात अब अनुक्त हो जाती है दुरुक्त हो जाती है परोक्ष इसका अच्छा उदाहरण है परोक्ष का मूल अर्थ जो है वो इंद्रियों के पर जो इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान नहीं हो रहा है वो परोक्ष है परोक्ष भूतकाल भी उसी प्रकार से आया है कि कोई राजा था जो हमें मालूम नहीं इस प्रकार से लेकिन अभी मराठी में जो परोक्ष और अपरोक्ष शब्द आ गए ये बिल्कुल अलग आ गए परोक्ष यानी कि प्रत्यक्ष इस प्रकार का अर्थ वहां हो गया अपरोक्ष यानी कि हमारे इंद्रियों के पर इस प्रकार का मराठी में अर्थ रूढ़ हो गया तो ये उस हिसाब से देखा जाए तो दुरुक्त हो गया ये अनुक्त नए नए शब्द आते रहेंगे दूसरे भाषाओं से भी आए आते रहेंगे इस प्रकार से
तो जो पहले कहे नहीं गए थे वो भी आ गए हैं इस प्रकार से। तो ऐसे सभी भाषाओं में प्रचलन होता रहता है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में आयुर्वेद शब्द ही नहीं था। तो किसी एक फॉरेनर ने मुझे पूछा कि आयुर्वेद क्या है, तो मैं समझाने लगा। तो बोला लेकिन ये डिक्शनरी में नहीं है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में आयुर्वेद शब्द ही नहीं है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग एक इस तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुझे इसका स्रोत क्या है ये मालूम होना है तो डिक्शनरीज में जाकर देखना है इस प्रकार से। और फिर डिक्शनरी कॉन्टेम्पररी होती रहती है, उसमें बदलाव आते रहते हैं क्योंकि नए नए शब्द आते रहते हैं इस प्रकार से। और फिर उसको समझ लेना जरूरी इस प्रकार की होती है। और फिर बाद में पतंजलि आए, उन्होंने महाभाष्य लिखा व्याकरण पर। तो वो उससे भी आगे चले गए। उस समय में जो गावई गोणी गोता ये गाय के बहुत सारे अपभ्रष्ट रूप प्रचलन में थे उस प्रकार से। तो ये सभी गाय के ही विभिन्न पर्याय है, ये उन्होंने बताने की कोशिश इस प्रकार की गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम ये व्याकरण में लिखा गया, लेकिन मुझे आयुर्वेद में लगता है कि यथा पूर्व मुनि नाम प्रामाण्यम ऐसा होना जरूरी है। भाव प्रकाश में मित्र वर्ग, दूध के मित्र वर्ग बताए गए और उसमें सेंधा नमक वगैरह भी डाला, आम्र भी डाला इस प्रकार का सहकार। और चरक के सूत्रस्थान 26वें अध्याय में जो विरुद्ध द्रव्यों की सूची दी है उसमें आम्र दूध के साथ विरुद्ध है ऐसा लिखा है। अब ये प्रचलन में आ गया कि आम्र विरुद्ध नहीं है, किसको माने? तो मैं समझता हूँ कि चरक की जो सोच है वो बहुत बेहतरीन सोच है। उनको तो हम इस प्रकार से टाल नहीं सकते। तो यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम ये आयुर्वेद में अच्छा रहेगा। फिर भी अगर हम सोचते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी काफी बढ़ गई है, इन्वेस्टिगेशंस के रिपोर्ट्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह प्रकार से, उसका इंटरप्रिटेशन हमें कैसे करना है। नए वैद्य है कोई इस प्रकार से, आधुनिक वैद्य है इस प्रकार से, तो अगर वो कुछ उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये तो बात हमें चरक सुश्रुत वाग्भट में मिलेगी ही नहीं। और फिर उनके बारे में कैसे समझना है ये एक अलग बात इस प्रकार की हो जाती है। तो किसका प्रामाण्य कैसे निश्चित करें? मैं आयुर्योग संहिता लिखूंगा, मेरा प्रामाण्य किस तरीके से होगा? ये बड़ी चुनौती इसमें है कि क्यों लोग मुझको माने और मेरा कहाँ माने, इस मान्य करे इस प्रकार से। तो लॉजिकल होना है ये एक उसमें सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। लेकिन शब्द प्रमाण वैसे भी हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, केवल लॉजिक ये नहीं है। वो शब्द तर्क अत्र अप्रतिष्ठा, ये शंकराचार्य बताते हैं। जब आत्मानंद की अनुभूति लेनी है तो वहां तर्क का कोई काम चलता नहीं है। वो स्वानुभूत्येक मानाय, अपने आप को ही अनुभूति लेनी पड़ेगी, वही प्रमाण रहेगा, किसी को बता नहीं सकेंगे इस प्रकार से। इतना बता सकते हैं कि हाँ ये होता है, सानंद सास्मित इस प्रकार की समाधियां होती है, मैंने अनुभव की है, ये बता सकते हैं। लेकिन उसका वर्णन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये बात नहीं हो सकती इस प्रकार से। तो ये बड़ा अहम मुद्दा है कि किसका प्रामाण्य हम पकड़ के चले। तो मैं थोड़ा सा ऐसा मानता हूं कि निचले स्तर से शुरुआत करते हुए ऊपर ऊपर तक चढ़ते जाएंगे और भली भांति आयुर्वेद शास्त्र को समझने की कोशिश करेंगे। तब जो सामने आएगा वो प्रशंसनीय, ग्राह्य, अनुसरणीय इस प्रकार का रहेगा। तो कोशिश तो वही होनी चाहिए कि विशुद्ध सत्व हो,
रजस्तम नहीं हो, और फिर जो लिखा जाए इस प्रकार से, सत्यम वक्षन्ते ते कस्माद असत्यम निरजस्तमाः। वातरक्त चिकित्सा में दाह लक्षण वात और कफज वातरक्त में है, पित्तज में नहीं है, इसके बारे में कैसे सोचे? इसमें प्रधान दोष और अप्रधान दोष, ये बात महत्वपूर्ण इस प्रकार की होती है। तो वातरक्त में रक्त है ही, वात भी है और रक्त भी है, डिसीज में ही है। रक्त का पित्त से संबंध है तो हमें लगता है कि पित्त भी उसके साथ में होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अब ये योग रत्नाकर में चरक में एक बार देखेंगे क्या है इस प्रकार की स्थिति। और फिर ये बात हो सकती है कि योग रत्नाकर के जमाने में उनको ये बात दिखी होगी। कि पित्तज वातरक्त में कुछ नहीं, वातज कफज वातरक्त में इस प्रकार से लक्षण मिल रहे हैं। तो समझने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम भली भांति इन सभी के बारे में गहराई में जाकर सोचे। और ये वाह वाले विकल्प की जो बात है वो संस्कृत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं शायद इनको भी ये सुझाव दे दूंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी को कि जो जो इस प्रकार के स्थल है वहां पे कितने तरीके से अन्वय हो सकता है। ये जो असृजा योनियापद बताया गया है कि गर्भाशय योनि गर्भाशय स्तन चेत पित्तम संदूषयेद अश्रु सा अरजस कामता, अरजस का योनियापद है। तो पित्तम योनि गर्भाशय स्तन चेत, योनि गर्भाशय स्तम पित्तम असृक संदूषयेद चेत, ये दोनों हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो योनि गर्भाशय स्तम पित्तम असृक संदूषयेद चेत ये सीधा अन्वय होगा, लेकिन पित्त का योनि गर्भाशय में जाना ये भी एक अहम मुद्दा है। तो द्विरुक्ति करके पित्तम योनि गर्भाशय स्तन चेत तत् असृक संदूषयेद चेत, ये चेत द्विरुक्ति करेंगे इस प्रकार से, तो सा अरजस का मता, तो उसको अरजस का योनिवापत इस प्रकार के कहेंगे। तो इस प्रकार के जो स्थल है जहां संस्कृत के आधार पर कुछ अर्थ लगाना ये आवश्यक इस प्रकार रहेगा। अभी हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम मूल ग्रंथों को पढ़ भी नहीं पा रहे। अर्थ लगाने की बात तो अलग रही, और वाच्यार्थ भी ध्यान में नहीं आ रहा, लक्ष्यार्थ वगैरह तो और अलग की बात है। अरे वाह वगैरह का जो मुद्दा है वो और भी कठिन इस प्रकार का है। लेकिन मैं चाहता हूं कि संस्कृत में हम उतनी उन्नति करें, उतनी प्रगति करें कि ये सभी बातें भी हमारे ध्यान में आने लगे। और फिर जो उत्तम छात्र इस प्रकार के हैं उनके लिए ही सही, लेकिन इन बातों के बारे में ध्यान देना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। फिर भी अगर हमें मूल ग्रंथों से आयुर्वेद सीखना है, संस्कृत के आधार पर सीखना है, तो ये सभी बातें हमें करनी चाहिए। और उसके जरिए जो विचार मंथन होता रहेगा उस विचार मंथन से काफी रत्न निकलेंगे। तो हमें ये करते रहना चाहिए। शायद कहीं भूल हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इस प्रकार की विचार श्रृंखला में कहीं भूल भी हो सकती है। फिर भी उस भूल को समझने वाले कितने लोग होंगे ये भी एक बात काफी मुश्किल इस प्रकार के है। महामहोपाध्याय वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर के बारे में बात कही गई थी, वो प्रकांड पंडित थे। सर्वदर्शन संग्रह का पर उन्होंने ये लिखा था नहीं, पतंजल महाभाष्य की उन्होंने भाषांतर किया था इस प्रकार से। और पंडितों के ध्यान में आया कि कहीं उनकी एक भूल हो गई है इस प्रकार से। अब उनको ये भूल कैसे बताएंगे? ये बड़ी समस्या थी। तो ऐसा भी हो सकता है, इतने प्रकांड पंडित भी भूल कर सकते हैं, ये बात हो सकती है।
लेकिन वो समझने वाले कितने होते हैं, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की है कि ये भूल है इस प्रकार से। तो ठीक है, हम अपने-अपने तरीके से उसको कैसे बढ़ाएँगे, ये देखने की कोशिश करेंगे। और केवल एक दृष्टि से देखते रहेंगे तो भूल होने की संभावना ज़्यादा है। सर्वांगीण दृष्टिकोण से अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो भूल होने की संभावना कम होती जाएगी इस प्रकार से। और मुझे लगता है कि यथा पूर्व मुनीनाम प्रामाण्यम, यही बात यहाँ पे ज़्यादा सही इस प्रकार के है। चरक और वाग्भट में भी अंतर आता है। इस श्लोक में चरक वाग्भट में अंतर है। वर्धनेन एकदोषस्य क्षपणेन उच्छ्रितस्य वा कफस्थानानुपूर्या वा तुल्यकक्षान् जयेन्मलान्, ये वाग्भट ने लिखा। संधिपात विवर की बात नहीं कही। संधिपात विवर हमें अधिकरण से प्राप्त हो जाता है लेकिन तुल्य कक्षान जयन मलान ये सभी रोगों के लिए लागू हो जाता है हेतु तो तंत्र युक्ति के जरिए तो ये अलग बात हो गई इस प्रकार से। तो इसमें बात ऐसी हो सकती है कि अलग कुछ लिखा जाए इस प्रकार से और वो महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं और कल अ, योग सूत्र को लेकर कल आगे बढ़ेंगे। परसों गुरुवार और शुक्रवार अमावस्या है तो नहीं रहेगा, फिर शनिवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जनकृता व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।